हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 202 पे दिया हुआ है वो सॉल्व करेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अंत तक लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए और लाइक करना मत भूलिएगा। तो लेट्स बिगिन विद द इलस्ट्रेशन नंबर 3। अनीता, सुनीता एंड कविता वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। बिजनेस में पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 रेस्पेक्टिवली। 2:1 मतलब 2+2 5, 2+2 4, 4+1 5, तो 2/5, 2/5 एंड 1/5 मतलब टोटल 5 फ्रैक्शंस हो गए, 5 पार्ट्स होंगे। उसमें से 2 हिस्से अनीता के, 2 सुनीता के एंड 2 कविता के। नाउ द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 दी हुई है यहाँ पे। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 लाइबिलिटीज़ के अंडर में दिया हुआ है। कैपिटल बैलेंसेस दिया है अनीता का, सुनीता का एंड कविता का। हमको देखना है कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पे नज़र घुमाएंगे तो क्वेश्चन में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने बोला है न्यू फर्म का। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं अनीता, सुनीता एंड कविता के, तो ये हम तीनों भी पार्टनर के कैपिटल बैलेंस जो हम कंबाइन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहाँ क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 40,000, 40,000 एंड 20,000। देन क्रेडिटर्स में कोई इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है क्या वो हमें चेक करना होगा। क्वेश्चन आगे रीड करेंगे तभी देखेंगे। बिल्स पेबल में कोई इंक्रीज डिक्रीज़ है तो बैंक लोन अगर उसका रीपेमेंट हो गया है तो फिर से ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, और अगर इसका रीपेमेंट नहीं हुआ है तो फिर वो बैलेंस शीट में अपीयर होगा। अगर रीपेमेंट हो गया है तो मतलब है ना बैंक इसका जो बैलेंस है फर्म का कैश या बैंक बैलेंस होगा उसमें से ये रिड्यूस होने वाला है। देन यहाँ पर प्लांट एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 55,800, तो इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज है क्या वो हमें चेक करना है। कोई डिफरेंस होगा तो वो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होगा। इन्वेस्टमेंट में भी वही, फर्नीचर में भी अगर कोई इंक्रीज डिक्रीज है तो रीवैल्यूएशन में इसका डिफरेंस दिखाना होगा। बाकी तो सारे अमाउंट हमें बैलेंस शीट में फिर से हम जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके एसेट्स के अंडर में हमें रिकॉर्ड करने ही है। देन यहाँ पे डेटर्स दिया हुआ है तो उसका ग्रॉस अमाउंट 20,800 दिया हुआ है एंड आरडीडी दिया हुआ है। तो हम चेक करेंगे कि आरडीडी में कोई इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है क्या, उसके अकॉर्डिंगली डेटर्स है ना न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। एंड जो भी अगर कोई डिफरेंस होगा तो वो आरडीडी में कोई डिफरेंस होगा तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। देन बैंक है, बैंक का 8,200 दिया हुआ है तो ये पहले हम है ना इनर कॉलम में मतलब इसको अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए लिख लेंगे। देखेंगे एडजस्टमेंट में क्या बोला है, कुछ सेल ऑफ हुआ है क्या या कोई रीपेमेंट की बात है क्या, तो वो हम चेक करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली फिर नया अमाउंट बैंक का है ना वो बैलेंस शीट में अपीयर होगा। देन यहाँ पे गुडविल दिया हुआ है 10,000। ये जो बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस शीट है इसके अंदर गुडविल दिया हुआ है, हमको नई बैलेंस शीट तो बनानी है। आगे हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में हमें बोला है, तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं कि क्या बोला गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑन 1 जुलाई 2019 को कविता डाइड, मतलब कविता एक्सपायर्ड हो गई 1 जुलाई 2019 को। ये जो बैलेंस शीट दी गई है वो 31 मार्च 2019 की है, तो मतलब 1 अप्रैल से नया साल चालू हुआ। तो 1 अप्रैल से अगर हम 30 जून तक का टाइम काउंट करें तो 3 मंथ्स मतलब है ना करंट ईयर में 3 मंथ्स के अंदर है ना कविता एक्सपायर हो गई। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड, तो नीचे दी हुई एडजस्टमेंट्स किए गए, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ऑल द डेटर्स वर कंसिडर्ड एज गुड, मतलब सारे के सारे डेटर्स है ना वो गुड कंसिडर्ड हो गए। इसका मतलब ये आरडीडी है ना ये नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा। तो मतलब है ना एक तरीके से नहीं अभी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रिकॉर्ड ही नहीं करना है। तो एक तरीके से ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, बिजनेस के लिए फ़ायदा हो गया, बेनिफिट हो गया। इसीलिए जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी करके हम इस अमाउंट को रिकॉर्ड करने वाले हैं। देन उसके बाद में नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि और फिर ये जो है ना डेटर्स का जो अमाउंट है ना वो 20,800 नई बैलेंस शीट में आएगा। नई बैलेंस शीट में हम 20,800 रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके से हमें इफेक्ट दिखाना होगा। देन यहाँ पर कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर
कंपनसेशन ऑफ 900 वाज प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी है वो क्रिएट हो गई है। तो इसका मतलब ये जो 900 है ना, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लायबिलिटी इंक्रीज हो जाना मतलब एक तरीके से लॉस होता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड होता है वो हम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये 900 हमको कंटीजेंट लायबिलिटी करके रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना होगा। एज वेल एज हम जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे उस बैलेंस शीट में भी हम लायबिलिटीज़ के अंडर में हम कंटीजेंट लायबिलिटी करके 900 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट के ऊपर इन्वेस्टमेंट सेल हो गया, मतलब हमने बेच दिया है, मतलब हमें है ना इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का 30,000 का अमाउंट दिया है उस पर हमें 10% का प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा जो 3,000 आएगा। तो मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट टोटल है ना 30,000 प्लस ये 3,000 का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 33,000 में सेल ऑफ हो गया है। तो यहाँ पर 33,000 हमें बैंक का अमाउंट है, बैंक का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ 8,200। तो 8,200 में हम 33,000 ऐड कर देंगे क्योंकि बेचने पे बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे कि लोन वर पेड ऑफ। तो लोन वर पेड ऑफ इस केस में क्या होने वाला है कि इन्वेस्टमेंट है ना नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा, वो नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा इन्वेस्टमेंट, खाली इसका जो रिसीव होगा अमाउंट वो हम बैंक में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे और यहाँ का जो 10% का जो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से रिसीव होने वाला है वो भी हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट में 3,000 हमको रिकॉर्ड करना होगा। इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो हमें रिकॉर्ड करना होगा 3,000। तो इस तरीके से इसके 2 इफेक्ट हमको दिखाने होंगे। देन यहाँ पे फोर्थ वाला है लोन वर पेड ऑफ। लोन वर पेड ऑफ मतलब लोन पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे ये बैंक लोन 8,000 का दिखाई दे रहा है। तो मतलब जो बैंक का बैलेंस है मतलब 8,200 प्लस 33,000 इन्वेस्टमेंट बेचने पे जो मिलेगा उसमें से माइनस हमको 8,000 लोन करना होगा। तो इसका मतलब ये जो लोन है ना पे हो गया है, मतलब ये लायबिलिटीज के अंडर में नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसका पेमेंट तो कर चुके हैं हम, तो लायबिलिटीज के अंडर में नहीं दिखाई देगा। इसके बजाय वो बैंक में से हमको 8,000 माइनस करना होगा बैंक बैलेंस में से। तो इस तरीके से इफेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट फिफ्थ यहाँ पे दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करने बोला है, डिप्रिशिएट करने बोला है बाई 800 रुपये से। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का जो अमाउंट दिया हुआ है वो 55,800 दिया हुआ है। तो 55,800 में से हमको -800 करना होगा। तो प्लांट एंड बिल्डिंग का जो है वो आउटर कॉलम में 55,000 आएगा नई बैलेंस शीट में एंड 800 को हमको डेप्रिसिएशन करके रिकॉर्ड करना होगा और 800 का हमको है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमको इफेक्ट दिखाना होगा डेप्रिसिएशन वाला लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट। देन फर्नीचर को डेप्रिशिएट करने बोला गया 1,100 रुपीज़ से। तो यहाँ पे जो फर्नीचर का 16,000 अमाउंट दिख रहा है उसमें से 1,100 हमको माइनस करना है। तो 14,900 है ना आउटर कॉलम में फर्नीचर में नई बैलेंस शीट में आएगा प्लस 1,100 का हमको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है एंड उसको हमें आरडीडी के अंडर में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंडर में भी हमें उसे दिखाना होगा फर्नीचर 1,100 रुपीज़ करके। देन यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे कि गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल है जो फर्म का वो वैल्यूड हुआ 15,000 वैल्यूड हुआ। आप देखोगे कि पुरानी बैलेंस शीट में वो गुडविल है ना 10,000 दिखाई दे रहा है और अब 15,000 वैल्यूड हुआ है, मतलब 5,000 का यहाँ पे क्या हुआ उछाल आ गया, इंक्रीज हो गया। तो ये 5,000 है इंक्रीज है। गुडविल का अमाउंट हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, कोई भी इंक्रीज वगैरह होता है तो वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसमें नहीं दिखाते हैं, भले वो इंक्रीज हो डिक्रीज हो। तो यहाँ पे 15,000 हो गया, मतलब 5,000 का डिफरेंस है। तो ये 5,000 का जो डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे इट वाज टू बी रेज्ड इन द बुक्स बोला है, टू बी रेज्ड इन द बुक्स मतलब ये 5,000 का जो डिफरेंस होगा ना वो हमको तीनों भी पार्टनर को अनीता, सुनीता एंड कविता को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम दे देंगे पीएसआर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और है ना हम नई बैलेंस शीट में गुडविल का अमाउंट 15,000 हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म बोला ही गया है। तो इस तरीके से हमको इसका इफेक्ट दिखाना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि कविता वॉज एंटाइटल्ड टू गेट। कविता को उसके हिस्से का प्रॉफिट मिलेगा अप टू द डेट ऑफ डेथ, उसकी डेथ हुई उस दिन उस तारीख तक का। तो 3 महीने तो वो थी बिजनेस में नए करंट ईयर में, तो मतलब 3 महीने का तो उसे प्रॉफिट मिलेगा। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में जाने वाला है और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके हम कविता के कॉलम के अंडर में वो अमाउंट दिखाएंगे जो कैलकुलेट करेंगे एंड एज वेल एज हम एसेट्स के अंडर में बैलेंस शीट में नई बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करके रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पे
कि कौन से प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट फॉर द 2019 एंड 20 वो एस्टिमेशन लगाया कि 10,000 तक का प्रॉफिट होगा। तो 10,000 में आप मल्टीप्लाई बाय, हमें 10,000 में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 महीने का, इसलिए 3/12 करेंगे। एंड उसके बाद में उसका रेशियो कितना है, तो 1/5 का रेशियो है। जो कविता का शेयर है हिस्सा है वो 1/5 है, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करेंगे तो फिर 500 रुपीज़ आएगा। वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके हमको रिकॉर्ड करना होगा। तो इसको हम अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 500। सारे वर्किंग नोट में आपको अच्छे से दिखाने वाले, पर वीडियो को पूरा ढंग से देखा कीजिए। बाद में है ना अननेसेसरी का बिना बात का डाउट पूछने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करने से मेरे मैसेज आपको भी नहीं समझ में आने वाला है इतने अच्छे से, राइट। जनरल थिंग होती है कोई, वो बात अलग होती है, लेकिन पूरा कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर सकूँ, राइट। तो वीडियो को अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिए। फिर यहाँ पे द अमाउंट ड्यू टू कवितास एग्जीक्यूटर, जितना भी अमाउंट है ना कविता के एग्जीक्यूटर को जो पे करना होगा वो है ना पेड बाय एनईएफटी जो है, और एनईएफटी करना है मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो वो हम है ना नेट बैंकिंग के थ्रू होता है। तो वो मतलब बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, तो जितना भी हम अमाउंट को कैलकुलेट कैसे होगा, एक बार जब हम है ना सारे के सारे एडजस्टमेंट कर देंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने के बाद जो भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा वो भी एडजस्ट करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल में फिर कविता के कॉलम में जो भी डिफरेंस आएगा, मतलब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो उसके है ना कविता के एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे है ना ये जो अमाउंट हम पेमेंट कर देंगे वो हम लोन करके रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। ये हमें लोन करके रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब हमको लायबिलिटीज के अंडर में इसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उसके फुल्ली पेमेंट हो जाएगा उसके लोन अकाउंट में, हम उसका पूरा का पूरा पेमेंट क्लियर कर देंगे। तो वो हम लायबिलिटी साइड में नहीं लिखेंगे। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो हमें ना रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कर टू कविता से एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट करके। एंड उस अमाउंट को हम है ना बैंक बैलेंस में से, जितना भी बैंक बैलेंस हमारा यहाँ पे होने वाला है, जैसे 8,200 प्लस 33,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, फिर उसमें से माइनस 8,000, फिर जो भी है ना कविता के एग्जीक्यूटर को जो देना है कविता का अकाउंट क्लोज करने के बाद में वो माइनस करेंगे। फिर जो बैंक का जो नेट बैलेंस है वो न्यू बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में जाएगा। तो इस तरीके से हमको इस सम को करना है। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से है ना मेरे साथ साथ सम भी सॉल्व करते जाना है। ऐसे एक बार में नहीं आता है, कभी कभी 1-2 बार देखना भी पड़ता है। वीडियो भी देखो 1-2 बार और खुद से भी प्रैक्टिस करो, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं तो बहुत मैन्युअली एकदम बोलते हैं एकदम डीपली मैं हर एक्सप्लेनेशन देती हूँ, वर्किंग नोट भी देती हूँ। तो मेरे ख्याल से डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए। फिर भी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस करते जाना है। मैंने ना फॉर्मेट रेडी रखा है आप लोगों के लिए, तो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड जो अमाउंट दिया हुआ है अनीता का 40,000, सुनीता 40,000 एंड कविता 20,000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो क्रेडिटर्स दिया हुआ है। तो क्रेडिटर्स में कोई भी इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं है, इसीलिए बैलेंस शीट में हम एज इट इज़ लिख लेंगे। क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है 30,000 आउटर कॉलम में हम दिखा सकते हैं। इसके बाद में बिल्स पेबल दिया है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, उसको भी एज इट इज़ हम लिख देंगे 8,000। बिल्स पेबल का 2,000 है, 8,000 बैंक लोन का है, इस तरीके से। फिर बैंक लोन के लिए हमें क्या करना है, उसका रीपेमेंट बोला गया है, तो हम यहाँ पे बैंक का जो अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे एसेट्स के अंडर में जब, तो हम इधर का इधर यहीं पे हम मतलब उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो या फिर आप है ना वर्किंग नोट में भी आप सेपरेटली कर सकते हो। तो यहाँ पे आप है ना माइनस करके, और जो बैंक लोन है वो 8,000 यहाँ पे माइनस 8,000 करके लिख लो। बाद में जब भी बैंक का कम अमाउंट आएगा तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो इमीडिएटली एसेट्स के अंडर में 8,200 दिख रहा है, वो हमको 200 लिख लेना है। प्लस यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट वगैरह का एडिशंस होने वाला है, तो उसके लिए हम इसको पेंडिंग रखते हैं। नेक्स्ट अब हम जाएंगे एसेट्स के अंडर में प्लांट एंड बिल्डिंग जो दिया हुआ है उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे एसेट्स के अंडर में, प्लांट एंड बिल्डिंग।
और ये जो अमाउंट दिया है ओल्ड बैलेंस शीट का उसे इनर कॉलम में लिख लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का आने वाला है 55,800। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको दिया हुआ है वो है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैं लिख लेती हूँ अभी टेम्प्ररी बेसिस के लिए, नहीं तो इन्वेस्टमेंट का हमको क्या करना है कैलकुलेशन कर लेते हैं, बेटर हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट में इन्वेस्टमेंट सोल्ड ये सेल हो गया, सोल्ड आउट हो गया एट द रेट ऑफ 10% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इस पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट दिया हुआ है तो 10% प्रॉफिट हमको उसके अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है। तो 10% प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 30,000 इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, उसको मल्टीप्लाई बाय 10/100 हमें करना है। तो 0 गॉट कैंसिल विद 0, दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस, तो 3000 आया इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट का। तो मार्केट प्राइस इन्वेस्टमेंट की क्या हो गई फिर मार्केट प्राइस मतलब जिसमें ये सेल हो गया, सेलिंग प्राइस भी हम बोलेंगे इसको सेलिंग प्राइस। तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगी 30,000 प्लस 3,000, तो टोटल 33,000। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल है ना 33,000 में सेल हो रहा है, मतलब इंक्लूड होने के बाद में प्रॉफिट इंक्लूड होने के बाद में, यहाँ पे प्रॉफिट इंक्लूड होने के बाद में ये सेल हो रहा है। तो फिर हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे से इन्वेस्टमेंट करके हम दिखाएंगे नहीं, हम डायरेक्टली क्या करेंगे बैंक के बैलेंस में प्लस 33,000, ये जो प्लस 33,000 है ये किस चीज़ का है इन्वेस्टमेंट सेल करने के बाद में, इन्वेस्टमेंट को सेल करने के बाद में ये अमाउंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे कि इन्वेस्टमेंट का जो हमने वर्किंग नोट किया है वर्किंग नोट नंबर 1 है, राइट। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 से ये अमाउंट हमको मिला है 33,000 का वर्किंग नोट नंबर 1। तो आपके नॉलेज के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 इन्वेस्टमेंट 33,000। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है यहाँ पर जो नेक्स्ट दिया हुआ है अमाउंट है वो है फर्नीचर का। तो फर्नीचर का अमाउंट हमको इनर कॉलम में लिख लेना है, क्योंकि उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। तो फर्नीचर 16,000 इनर कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो अमाउंट दिया है वो दिया हुआ है डेटर्स का। तो डेटर्स का आरडीडी रिमूव हो जाने वाला है, सारा क्लियर हो गया, इसलिए हमें ना जो उसका ग्रॉस अमाउंट है जो 20,800 उसे आउटर कॉलम में डेटर्स का अमाउंट लिख देंगे, और आरडीडी का जो अमाउंट है वो इमीडिएटली हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि आरडीडी जब डिक्रीज हो जाती है या फिर आरडीडी पूरी की पूरी रिमूव हो जाती है तो उस केस में है ना डिक्रीज या कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है तो उस केस में हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर 800 हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे आरडीडी का अमाउंट। इसके बाद में ये जो है ना इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट आया था 3,000 का इन्वेस्टमेंट सेल करने पे, ये जो प्रॉफिट है इसे हमें ना रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी दिखाना है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी आएगा। तो ये हमें रिकॉर्ड कर लेना है और इसे ऐड करना होता है हमको इन्वेस्टमेंट में, तो टोटल फिर हमको मिलता है, राइट। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी इसको दिखा देंगे। तो हम यहाँ पर बाय इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में आप लिखोगे प्रॉफिट, तो ये हम प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का। आपके नॉलेज के लिए लिख रही हूँ मैं कि ये प्रॉफिट जो है हमने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट नंबर 1 से हमें मिला 3,000। फिर उसके बाद में यहाँ पे बोला है लोन, यहाँ पे बैंक का, तो बैंक का 8,200 मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया हमने। देन गुडविल दिया है, तो गुडविल का भी नया अमाउंट आने वाला है, तो यहाँ गुडविल लिख के छोड़ देते हैं, इसका नया अमाउंट है वो हम लिखेंगे। मुझे पता है कि 15,000, लेकिन एडजस्टमेंट पे आएंगे तो उसके हिसाब से फिर हम चलते रहेंगे आगे आगे क्या करना है। अभी 1 जुलाई को कविता की डेथ के बाद में सबसे पहला जो है वो ऑल डेटर्स आर गुड कंसिडर्ड गुड, तो डेटर्स को तो हमने ऑलरेडी ग्रॉस अमाउंट दे दिया और उसकी आरडीडी है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने दिखा दी। तो पहला एडजस्टमेंट जो बोला है हमको वो हो चुका। सेकेंड एडजस्टमेंट कंटिजेंट लायबिलिटी को लेके है, तो कंटिजेंट लायबिलिटी क्रिएट हुई, तो एक तो उसको लायबिलिटीज के अंडर में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कंटिजेंट लायबिलिटी हम कितना अमाउंट दिया हुआ है हमें 900 हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद में
हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि एक तरीके से लॉस ही हो गया ना फर्म को, तो यहाँ पे नई लायबिलिटी क्रिएट हुई, तो यहाँ पर हम 900 रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बोला है इन्वेस्टमेंट सोल्ड का हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमको यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टमेंट का दिखाना नहीं था तो वो क्लियर ऑफ करना था, तो हमने कर लिया है। और उसके बाद में हम नेक्स्ट जो फोर्थ है लोन पेड ऑफ, तो लोन भी क्लियर हो गया है। जैसे बैंक लोन 8000 हम इधर रिकॉर्ड लिख चुके हैं, ये 8000 है ना बैंक लोन का है, ये जो 8000 माइनस 8000 हम बैंक लोन का कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है ना लैंड एंड बिल्डिंग वर डिप्रिशिएटेड, तो लैंड एंड बिल्डिंग 800 रुपये का डिप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे माइनस, मतलब ये प्लांट एंड बिल्डिंग के अंडर में हम माइनस डिप्रिसिएशन लिखेंगे और इस डिप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड कर लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी। तो पहले ये 55,000 नेट अमाउंट लिख देते हैं, फिर यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे डिप्रिसिएशन के बजाय आप इसका लैंड एंड बिल्डिंग करके ही लिख लोगे, दैट वुड बी बेटर, क्योंकि इसमें हम डिप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे डिक्रीज होता है जब एसेट्स में, तो हम उसे रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाते हैं 800। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है वो है फर्नीचर को लेके, तो फर्नीचर में से 1100 माइनस करना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन। ये 11th स्टैंडर्ड में भी आप सीख चुके हो कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है फिक्स्ड एसेट्स पे। माइनस करेंगे तो 0 0 9 एंड ये 5 - 1 तो 4 1, तो 14,900 आउटर कॉलम में आ गया। और ये जो 1100 है वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू फर्नीचर करके हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म बोला है, तो वो गुडविल हमको है ना, फर्म का गुडविल है वो कितना है 15,000, नया अमाउंट है तो 15,000 हमें लिखना है। तो यहाँ पे जो गुडविल में इंक्रीज हुआ, पहले क्या था, पहले 10,000 था, तो यहाँ पे मैं आपको इसका एडजस्टमेंट मतलब इसका कैलकुलेशन बता देती हूँ। गुडविल जो था, गुडविल इंक्रीज्ड हुआ एंड ये जो डिफरेंस है इंक्रीज्ड हुआ कितना, तो अभी नया अमाउंट है 15,000, पहले था 10,000, तो 5,000 का उछाल आया गुडविल के अमाउंट में। और इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखने बोला, इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो बुक में द फर्म के हम रिकॉर्ड कर चुके 15,000, लेकिन ये जो डिफरेंस आता है ना 5,000 का, ये जो डिफरेंस है ये तीनों भी पार्टनर को, मतलब किसे, अनीता, सुनीता एंड कविता को, तो ये मिल जाएगा। तो अनीता शेयर कितना होगा, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय, हम क्या करेंगे 2/5 करेंगे। क्यों 2/5 करते हैं, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर्स का वो 2:2:1 का है, तो 2:2:1 का है, तो मतलब 2 + 2 4, 4 + 1 5, तो 2/5 एंड 1/5 वाला हिस्सा होगा। तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 2000। अभी सेम है ना किसका, सुनीता का भी 2 पार्ट्स है, तो सुनीता शेयर भी कितना होगा 2000 ही होगा, 2000 ही होगा। फिर बचा हुआ कविता का, तो कविता का हिस्सा कितना होगा, तो कविता का शेयर आ जाएगा बचा हुआ 1000। तो टोटल ये पूरा 5000 तीनों में ये जो अमाउंट है ये हमें उनके कैपिटल अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना होगा। उनके कैपिटल अकाउंट में हम बाय गुडविल अकाउंट करके रिकॉर्ड कर लेंगे। और इसका जो है ना इंक्रीज है वो हमें है ना इसके अंदर में नहीं दिखाना होता रीवैल्यूएशन में, हम इसका 2 इफेक्ट दिखा चुके हैं। एक तो है ना ऑटोमेटिकली एसेट्स में इंक्रीज हो गया 5000, ये गुडविल का अमाउंट 5000 ये दिखा चुके हैं हम एसेट्स में इंक्रीज्ड अमाउंट, एंड दूसरा हम पार्टनर्स कैपिटल में दिखा रहे, तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहे थे। यहाँ पर हम बाय गुडविल अकाउंट 2000 अनीता को, 2000 सुनीता को एंड 1000 कविता को रिसीव हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। उसके बाद में हम आएंगे कहाँ पर,
कविता इज एंटाइटल्ड, कविता मतलब यहाँ पे कविता की बात की कि कविता को कितना प्रॉफिट रिसीव होने वाला है उसकी बात हो रही है। तो हम थर्ड जो है एडजस्टमेंट है हमारा वो हम मतलब थर्ड एडजस्टमेंट ही थर्ड वर्किंग नोट जो हमारा है वो कविता को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो कविता शेयर इन प्रॉफिट, तो ये कितने मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि 3 महीने तक वो जिंदा थी 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक। 1 जुलाई को उसकी डेथ हो गई, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से 3 मंथ्स का हमको कैलकुलेट करना होगा। और ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू हमें 10,000 दिया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो फर्म का है वो, तो कविता का कितना हिस्सा है वो हमें उसे देना है। तो 10,000 है एस्टिमेटेड प्रॉफिट फर्म का। अभी कविता शेयर इज इक्वल्स टू 10,000 और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1/5। कविता का एक हिस्सा है ना, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने के लिए, तो 3 मंथ्स आउट ऑफ 12, तो 3/12, 3 मंथ्स आउट ऑफ 12, तो 3/12 इस तरीके से लेना है। फिर हमें क्या करना है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 होता है, राइट। और फिर यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड कितना लेफ्ट हुआ, 2 लेफ्ट हुआ, 4 5 जा यहाँ पर 20, 4 5 जा 20 एंड 0 0, तो 2500। फिर 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो इस तरीके से 500 रुपीज़ है ना इसका, आपका डिवीजन करोगे तो ₹500 इसका हिस्सा आएगा, 3 महीने का प्रॉफिट का हिस्सा। तो ये अब हमें क्या करना है, ये उसके कैपिटल अकाउंट में 500 हमको दिखा देना है। तो हम इसके कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर बाय, इसको हमें ना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके लिखेंगे। ये जो है ना एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है ना, उसके बेस पे जो प्रॉफिट मिलता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके हम उसके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और खाली हमको इसी को देना है, कविता को ही देना है, क्योंकि वो बिजनेस से जा रही है, चली गई, डेथ हो गई उसकी, उसका बेनिफिट उसके एग्जीक्यूटर को मिलने वाला है। तो यहाँ पे 500 हमने लिख दिया। और सेकेंड इसका एसेट्स के अंडर हमको लिखना होगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 500 हमको रिकॉर्ड करना होगा। उसके बाद हमको क्या करना है, लास्ट हमको NEFT करने बोला है, उसका हिस्सा उसके एग्जीक्यूटर को कितना मिलना है वो। तो उसके लिए सबसे पहले अब हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हम देखेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो डेबिट साइड है वो आप टोटल करके देख लोगे, उधर ज़्यादा अमाउंट दिख रहा है, राइट। तो आप क्या करोगे, उसको टोटल करोगे तो यहाँ पर 0 0 9 + 8 कितना होता है, 17 + 1 18 का 8 कैरी ओवर 1, तो 2800 होता है। और आपका इस साइड है ना जो क्रेडिट साइड वो 3800 हो रहा है, तो मतलब क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड होना, क्रेडिट साइड मोर होना मतलब क्रेडिट बैलेंस, और जब क्रेडिट बैलेंस होता है ये अकाउंटिंग लैंग्वेज, तो उस वक्त मतलब प्रॉफिट गेन होता है। तो ये 1000 का प्रॉफिट हुआ, ये किसको जाएगा, तो ये पार्टनर्स को चला जाएगा। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर किसको, अनीता को 2 हिस्से जाएंगे, अनीता 2 पार्ट्स, सुनीता को भी 2 पार्ट्स एंड कविता को 1 पार्ट। तो अभी इसे हम क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे। तो जो 4th हमारा कैलकुलेशन वर्किंग नोट हम करेंगे वो शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयर इन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पर 1000 है। तो अभी अनीता शेयर, अनीता का हिस्सा कितना है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करना है हमको। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
राइट। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 400। अभी अनीता का 400 आता है तो सुनीता का भी 400 होगा क्योंकि उसके भी 2 हिस्से हैं। और फिर बचा हुआ 200 सॉरी, वो किसका होगा, वो कविता का होगा। तो यहाँ पे 400 एंड 200 हमको इसका कैलकुलेशन इस तरीके से करना है। कैसे करना होता है, अनीता का शेयर आपने 400 निकाला तो यहाँ पर सुनीता का भी 2 ही हिस्से हैं ना, तो उसको भी 400, तो 400 प्लस 400 800 हो जाता है। एंड आप 1000 माइनस 800 करोगे तो 200, नहीं तो आपको पता है कि 1000 का आप 5वां हिस्सा निकालते हो तो 200 ही आता है, राइट। तो ये 200 क्या होता है, कविता का हिस्सा है, तो वो हमने 200 कविता का। अभी हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट करके, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से आ रहा है ना ये, ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट। तो हम इस प्रॉफिट को दे रहे हैं, ये इससे आपको याद रहेगा कि प्रॉफिट क्रेडिट साइड में जाता है। तो 400 एंड 200 इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। अब ये होने के बाद में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। और सबसे पहले आप किसका क्लोज कर लोगे, कविता का, क्योंकि कविता के एग्जीक्यूटर को पेमेंट करना है, राइट। तो यहाँ पर उसके एग्जीक्यूटर को ये पेमेंट करने बोला गया तो उसका लोन क्लियर कर देंगे, मतलब वो एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में जाता है। वो 20,000 प्लस 1,000 21,000 एंड 21,700। तो यहाँ पर 21,700 लिखेंगे। और डेबिट साइड में भी हम 21,700 टोटल कॉलम में, और ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो किसको चला जाएगा, 21,700। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टू कवितास एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ये पेड कर देना है। पेड मैंने लिखा है मतलब बैंक बैलेंस में से डिक्रीज हो जाएगा, पेड मतलब बैंक बैलेंस में से डिक्रीज हो जाने वाला है। तो यहाँ पर ये जो बैंक बैलेंस हमने लिख के रखा है, इमीडिएटली यहाँ पर माइनस 21,700 करना है आपको। तो ये सब आपको अभी टोटल करनी होगी और उसमें से फिर माइनस करना, वो भी दिखाती हूँ कैसे करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर पहले अनीता का एंड सुनीता का अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। इनका भी क्या हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस ही हो रहा है 42,400। यहाँ पे सेम हम लिख देंगे 42,400। ये कंटिन्यूइंग पार्टनर से, ये बिजनेस में रहने वाले हैं। यहाँ पर तो हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, और फिर इसे हम लायबिलिटीज के अंदर में हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स के अंडर में हमको लिखना है अनीता, कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना, अनीता का कितना है तो 42,400, देन सुनीता 42,400। अब है ना एग्जीक्यूटर का लोन इधर आने वाला नहीं है लायबिलिटीज में, क्यों, क्योंकि ये पेड मैंने लिखा है, पेड मतलब बैंक बैलेंस में से कम हो रहा है। तो बैंक बैलेंस में यहाँ पे ये जो 21,700 है, ये बैंक बैलेंस में से हम माइनस कर रहे हैं 21,700, ठीक है। इसीलिए इसका हम लायबिलिटीज के अंडर में अभी लिखेंगे नहीं। आउटर कॉलम में ये 00848, तो 84,800। अब हमको ये बैंक का कैलकुलेशन कर लेना है, अमाउंट का, बैंक बैलेंस के अमाउंट का। तो ये आप साइड में, यहाँ इनका टोटल कितना होता है 33,000। ये आप देखोगे तो यहाँ पे इनका 00200 831 41,200 कितना होगा 41,000, क्योंकि 33,000 प्लस 88,200 जब हम करेंगे तो यहाँ पे 41,200 होगा। तो 41,200 आपको, या तो यहीं पे आप अपनी वर्किंग नोट कंप्लीट कर सकते हो कि इनका बैलेंस कितना हुआ 41,200, उसमें से माइनस आपको कितना करना है, तो ये 29,700 आपको माइनस करना है, 29,700। अब आप माइनस करके देखोगे, तो 0 माइनस 0 0, देन 2 माइनस 7 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो गया, ये 12 माइनस 7 किया तो कितना आएगा 5 आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे आएगा 5 एंड उसके बाद में
0 माइनस 9 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ हो गया 10। 10 माइनस 9 किया तो 1 एंड 3 माइनस 2 किया तो 1, तो 11,500। तो अब फिर आउटर कॉलम में हम 11,500 लिख देंगे। अब हमको बैलेंस शीट टैली करनी है, टोटल करना है। एसेट साइड का टोटल है, लायबिलिटी साइड का टोटल सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 0 फिर 9 + 8 17, 17 + 5 22, 22 + 5 27, 22 + 5 27 होता है। मैंने 5 लिख दिया है, जस्ट मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, नहीं तो आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगा। 22 + 5 27 होता है, तो यहाँ पे 7 कैरी ओवर किया, 2 + 5 7, 7 + 4 11, 11 7 + 4 11, 11 + 5 कितना होगा 16, 16 + 1 कितना होगा 17, 17 का 7 कैरी ओवर 1, 1 + 5 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11, तो 11। यहाँ पे 1,17,700 आया। सेम आपका बैलेंस इधर भी आना चाहिए, किधर लायबिलिटीज़ का भी बैलेंस सेम आना चाहिए। तो अगर वो टैली हो जाता है तो मतलब आपका सम करेक्ट है, ऑलमोस्ट करेक्ट है। कभी अगर आपने कुछ प्रिंसिपली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं की तो 8 + 9 कितना था 17 का 7 कैरी ओवर 1, 1 + 4 5, 5 + 2 7, देन 8 + 3 11, तो 1,17,700। तो इस तरीके से आपकी जो बैलेंस शीट है वो भी टैली हो गई। आपको चाहिए तो वर्किंग नोट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन है ना आपको सम को पूरा सुनना है और सॉल्व करना है, तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, राइट। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। यहाँ पे भी वर्किंग नोट का आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।